सर वो लेक्चर 4 में प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा सा पढ़ा दीजिएगा। लेक्चर 4 में और सर सब्स्टिट्यूशन ठीक एक्सरसाइज है, और इसके अलावा? 5.4 में जो क्वेश्चन नंबर 37 टू 42 है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, पहली तो बात है कि आपके पास ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब सम टाइम ऐसे कम्प्लेक्स टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि, या ख़ास तौर पे ऐसे एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट्स के अंदर इन्वॉल्व हो, जिनके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह की एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है ना, उस फाइंड आउट करना बहुत यानी टफ वे है। मे बी आपको सम टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़े, और मे बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी फर्दर आपको कई उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको फर्दर प्रोसीड करना पड़े। तो वही जो वे यानी उसी तरह के प्रॉब्लम अगर आप उनको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें, और भी वो भी सब्स्टिट्यूशन किस तरह की कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें, तो वो जो मुश्किल टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब उसमें किस तरह की जी, उसमें फिर कुछ फिक्स तरह की सब्स्टिट्यूशन है कि किस तरह की एक्सप्रेशन आएगा तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। उस पे जाने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करने का जो पीछे बैकग्राउंड पे जो समझ लें कि थिंकिंग है ना, कि आप किस तरह के एक्सप्रेशन में क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो है उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, उनकी अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं ना, वो हैं। अब वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं, जैसे कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस तरह की अगर एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर या इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो, और उसके ऊपर बेशक स्क्वायर रूट भी हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आप कॉज में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा आप इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, जो कि आपको फार्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आल्सो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो इसका मतलब है कि आप साइन जो साइन स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन है वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास हमें पता कहाँ से चला, उसके फार्मूले से पता चला। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं ताकि आपके पास इस तरह की जो कम्पैक्ट फॉर्म है, यानी कि जो फॉर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो ताकि एक कंबाइंड फॉर्म में चली जाए, ताकि उसका स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, और आपके पास एट दी एंड एक फाइनल एक्सप्रेशन जो है ना सिंपल सा बच जाए। तो इसका मतलब है जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप पहली एक्सप्रेशन देखें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कौन सी वाली, साइन वाली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने बताई हुई है, और इसके अंदर कॉज की सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, यानी दोनों सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हैं। वो सब्स्टिट्यूशन जो इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, मेन मकसद यही होता है सब्स्टिट्यूशन का, क्या उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में वे में उसको ले जाएं। तो इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो पॉसिबिलिटीज़ हमें कहाँ से पता चली, इसके फार्मूले से। तो ये आपके पास आ गई पहली सब्स्टिट्यूशन, और उसका पहला रूल कि आपके पास ये कब कैसे पॉसिबिलिटी इसकी अकर करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अगर ये प्लस के साइन में आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब आपने सोचना ये है कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो प्लस को डील करता है, ताकि उसको प्लस यानी प्लस को डील करता है और उससे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कन्वर्जन हो जाती है। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी टेंजेंट की कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो थीटा होता है वो सीकंट स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के अगर एक्सप्रेशन आ जाए
कि जिसमें प्लस का साइन इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, चाहे ये स्क्वायर रूट जो है वो नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, दोनों सूरतों में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो फर्दर डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ यही टर्म्स हैं या इनके अलावा भी कोई और टर्म्स हैं, तो उसको बंदा उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो अच्छा, तो इसका मतलब है जब प्लस की स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए का मतलब है कि आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना टेंजेंट के साथ, उसके साथ ए लगा देंगे। अदरवाइज अगर ए 1 है तो टेंजेंट के साथ 1 लग जाएगा। यानी आपने ओवरऑल वो एक्सप्रेशन डेवलप करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाला। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्स पहले आ जाए और नेगेटिव साइन के बाद कोई कांस्टेंट आ जाए, यानी ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है ये जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी। अब इसमें अगर आप साइन वाली लगाना चाहेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। वो क्यों नहीं वर्क करेगी? क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर माइनस यानी 1 बन जाएगा, ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो माइनस कॉस के टर्म में चला जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन अलाउ नहीं होगा, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हम क्योंकि रियल इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे देखना है कि कोई और ऐसा फंक्शन है कि जो इसको कन्वर्ट कर ले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो वो फंक्शन इसी से आपको मिल जाता है, ये टेंजेंट वाली आइडेंटिटी से, कि अगर 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो टेंजेंट स्क्वायर यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास जो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर कन्वर्ट कर लें तो वो इजीली सॉल्वेबल हैं। ठीक है, तो एक सर जी, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें आपने कहा है कि कॉस भी कर सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं, तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब हम लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप लोग साइन लगाना होता है या फिर कॉस? वैसे सम सिचुएशन बाद दफ़ा कर भी सकती है, लेकिन मोस्टली जो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनमें डिपेंड कोई नहीं करता, आप दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी ना। ये फर्दर यानी मज़ीद भी आगे डिपेंड करता है कि आपके एक्सप्रेशन में आगे और कौन सी टर्म्स है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे दोनों यूज़ हो सकती हैं। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट देखेंगे ना उनमें कि आप दोनों यूज़ करें तो एट दी एंड आपको कोई जो रिज़ल्ट है ना वो सेम ही मिलता है। सब्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या है? आप सब्स्टिट्यूशन का मेन मकसद है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह की आपने वो पीछे अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन सीखी थी, जिसमें आप किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किसी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते थे। ठीक है, तो दोबारा आप बैक सब्स्टिट्यूट कर लें तो उसमें वापस वही आंसर आ जाता है। अब उसमें अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऑप्शन आप देखें तो बन सकती हैं। समटाइम कुछ एक्सप्रेशन है जिनके साथ वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो 1 को भी ले लेते हैं, समटाइम 1 को नहीं इंक्लूड करते, तो दोनों सूरतों में एट दी एंड आंसर रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आते हैं। सिमिलर केस यहाँ पे है कि अगर आपके पास यहाँ पे साइन यूज़ करें या कॉस यूज़ करें, दोनों केसेस में आपके पास एट दी एंड रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है वो साइन को यूज़ किया जाता है, इसलिए इन्होंने फिर साइन ही लिखा है, टेंजेंट और सीकेंट। सर, इसमें जो डोमेन गिवन है सब्स्टिट्यूशन के साथ, इसका क्या रोल होगा? अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ऐसे है कि सपोज आप इसको चेक करें कि यहाँ पे अगर साइन नेगेटिव हम पुट करें तो ये -1 आ जाएगा। अब इसमें रीजन देख लेते हैं कौन सा बनता है। आपके पास ये रीजन बनता है -π/2 और दूसरा रीजन बनता है +π/2। ठीक है जी, और π/2 पे इसका रिजल्ट 1 होता है और -π/2 पे -1 होता है। ये सिचुएशन इसकी अराइज होगी, और इसमें अगर हम नेगेटिव साइन इसको प्रोवाइड करें तो -a की तरफ ये
अच्छा अच्छा, इसमें सिचुएशन अब ऐसे है ना कि इसके बाद, इस डोमेन के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ है ना वो एक्चुअली रिपीट होने के सेंस में ही आ जाती हैं कि अगर आप नेगेटिव -π/2 से ऑनवर्ड या π/2 से ऑनवर्ड मूव करें, π/2 से आगे पाई है फिर 3π/2 है, तो आपको पता है कि ये वाली सिचुएशन ऐसे बनेगी कि पाई पे वो ज़ीरो हो जाएगा, 3π/2 पे फिर वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये सिचुएशन बन जाएगी ऐसे। ठीक हो गया, यानी उसके बाद फिर आगे मूव करें तो ये फिर इस तरह की, तो ये रिपीटिशंस आ रही हैं आपके पास। अब जब आप एक सिस्टम यानी एक कन्वर्जन, एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास आपने ये चेक करना भी होता है कि आइदर वो वैलिड फंक्शन भी रहते हैं कि नहीं, यानी डोमेन आपकी, उस लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन बन रहा है ट्रांसफॉर्म ओके, और इससे ऑनवर्ड अगर ये वाला फंक्शन बन जाए तो इसमें x क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है आपका, x एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट चेंज हो रहा है, तो अगर आप इसको लॉन्ग y एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो आपके फंक्शन को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपका जो आफ्टर कन्वर्जन जो फंक्शन आपको मिल रहा है, आइदर वो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड भी कर रहा है या नहीं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आइदर वो 1-to-1 है भी कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ है ये यानी ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़, एक बात ये ध्यान में रखें कि जब भी कोई भी एक एक्सप्रेशन से आप दूसरे एक्सप्रेशन में किसी भी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं है कि आप उसका इन्वर्स अगर उसका इन्वर्स लें तो वो उसकी पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है, अगर आपकी उसकी इन्वर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं है, कि आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट हो तो गए लेकिन वापस आप उसको इन्वर्स लेके वापस नहीं आ सकते। सेम यही है, आपने कैलकुलस 1 में एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन y = f(x) हो, ठीक है जी, तो उसमें अगर एक फंक्शन इस तरह का हम प्लॉट करते हैं, सपोज y = तो वो अगर वर्टिकल लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं रहता, वो y इज़ द फंक्शन ऑफ f(x) है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि x इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, और इसमें जो थीटा ले रहे हैं वो आप x एक्सिस पे ले रहे हैं, और जो x है एक्चुअली वो अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल थीटा और x हैं, y और x नहीं है। तो थीटा जो है वो इनपुट है जो कि अलोंग x एक्सिस है, और जो x है वो एक्चुअली अलोंग y एक्सिस है जो कि आउटपुट आपके पास आ रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने सपोज की। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप यहाँ से π/2 से -π/2 तक तो आए तो ये तो सिंगल लेयर बनती है, लेकिन जो ही आप इसको यानी सपोज इसी साइड से π/2 से ऑनवर्ड आगे मूव करें तो वो इस तरह के, ज़ाहिर बात आपको पता है कि साइन फंक्शन की इस तरह वेव बनती है, तो इस पर अगर आप वर्टिकल और सेंट्रल लाइन इस तरह ड्रा करें तो वो इस फंक्शन को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इट्स मीन कि ये 1-to-1 फंक्शन फिर नहीं रहेगा, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेन रीज़न है डोमेन लिखने की कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यानी ये दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वैलिड ओनली फॉर दिस रीजन। अगर इस रीजन से आगे प्रोसीड करेंगे तो क्योंकि वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं रहेगा तो इस वजह से हम एक सब्स्टिट्यूट तो कर देंगे तो उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन फिर पॉसिबल नहीं होगी। तो ये मेन इसकी रीज़न है। ये आप अगर इसमें पढ़ें तो ये इसमें हाँ ये लिखा हुआ है इज़ 1-to-1। ठीक है, और जी किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक अच्छा, ये फिर टॉपिक आपका क्लियर है? जी सर ठीक है। वाला जी, हफीजुर रहमान। नहीं सर ठीक है ना, इसमें और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ओके ओके ठीक
ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक उन्होंने पूछा था चैप्टर 6 से, एक्सक्यूज मी सर, डिस्कस कर लेते हैं। सर ये लेक्चर 5 में हमने किया था जहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 3 है या 2 है जिसमें के 3 प्लस के का होल स्क्वायर आ रहा है सिग्मा। वेट करें, ये मैं ओपन कर लेता हूँ लेक्चर 5। अच्छा, लेक्चर 5 सर पेज पेज नंबर नंबर बताएंगे? एक्चुअली ये एग्जाम्पल है प्रॉपर्टीज के बाद वाली एग्जाम्पल है जहाँ पे फार्मूलाज हम इनपुट करते हैं ना, तो फार्मूला इनपुट करने की एग्जाम्पल है सिग्मा k to 1। अच्छा, अब उसी तरह से मुझे असल में समझ नहीं लगेगी इसमें। इश एक डेफिनेशन है, समीशन Example k में इक्वल्स बहुत टू है। 1 अप टू n तक है और फिर 3 प्लस k का होल स्क्वायर है। ठीक, 3 प्लस के का होल इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। 3 प्लस तो स्लाइड नंबर आई थिंक 5 या 6 होगी। स्लाइड 5 6 है, ठीक है। स्लाइड 5 और 6 में तो ये आपके पास एग्जांपल आ रही है हमारे पास। नो सर, ये वाली नहीं। -1 dx। आपके पास एग्जांपल है या वो कोई सर ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है ना। सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक है और उसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। 3 प्लस k फंक्शन है। k वेट करें, सिग्मा 1 से n k तक n इज इक्वल टू Yes. 1 से 3 प्लस k का होल n स्क्वायर। तक, एंड आगे एक्सप्रेशन क्या है? यस का होल 3 स्क्वायर। प्लस के होल स्क्वायर 3 प्लस के का इसको क्लोज फॉर्म में नो। इसका फर्दर कोई एक्सप्रेशन नहीं है उस तरह का, जस्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया, सही है। तो अच्छा, अब आप इसमें इधर k को सब्स्टिट्यूट करें ना, तो इसमें बनता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही बनता है। यस सर, लेकिन हमने जो पिछले क्वेश्चंस में किया n कि का स्क्वायर उनमें हमने होल स्क्वायर को अगर हम खोल के करें तो 3 की जगह 9 आ जाएगा। तो हम उस तरह खोल के सॉल्व कर सकते हैं या इसी तरीके से सिर्फ ये सॉल्व हो सकता है? नहीं, इसमें आपने अगर इसमें सर ने बताया या फर्दर आपकी नज़र से अगर गुजरा हो तो एक फार्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस Yes, 2 sir. का जी सर, ये सर ने स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये पढ़ा है था। हाँ, तो ये किसके इक्वल होता है? आपको इसको बजाय उसको होल स्क्वायर ओपन करके उसको सॉल्व करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, n तो आपको पता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप इसको क्लोज्ड फॉर्म में यानी इकट्ठा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको इस फार्मूले की हेल्प चाहिए होगी। n और ये फार्मूला क्या था? n plus 1 by 2 स्क्वायर, आई थिंक n into n plus Oh. हाँ, n into n plus 1 Yes, sir. divided by 2 2n plus 1 yes। यहाँ पर तो इसका मतलब ये आपको इस पूरे n इसमें का फिर मिल गया। 2n plus 1 भी मल्टीप्लाई नहीं होता? जी, 2n होता है plus सर। 1 हो सकता है, मुझे अब सही 2n idea plus नहीं 1 है। by 6 होता है और n into n डिवाइड plus बाय 1 6। n plus 2 नो सर, वो तो k स्क्वायर का बनता है। अच्छा 2n होगा ये। सर इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं ना। सर हाँ, इसको स्क्वायर का इस हम तरह भी लिखते कर हैं ना। सकते हैं कि
अगर हम इसका खोल दें फॉर्मूला और उसके बाद हम इसमें ये वाली पुटिंग कर दें क्लोज फॉर्म की, फार्मूला खोल दें। यस सर, सर होल स्क्वायर स्क्रीन को शो खोल हो रही दें। स्क्रीन शो नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई और शहजादा स्क्रीन के ऊपर काबूज हो गया है। किधर गया जी? ये किसकी स्क्रीन आ रही है यहाँ पे? प्रेजेंट नाउ। ठीक है, अभी शो हो रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर, और यस सर। तो फॉर्मूला रॉन्ग है इसका। ओके ओके। इसका क्या होगा कि 2n+1 भी होगा। 2n+1 और नीचे होगा, 6 है। ठीक है, वो कह रहा था 2n+1 यस, और डिवाइडेड बाय 6 वो होगा सिंपल था। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि वो जो है ना सिंगल वन सिंपल था स्क्वायर के बगैर। ठीक हो गया। अब आपको ये जो फार्मूला है ना, इसका मतलब 1 से लेके n तक टोटल समेशन ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे देता है। तो आपको 4 से n तक n स्क्वायर तक चाहिए था। इसका मतलब है फर्स्ट 3 जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो आप जो भी समेशन सर ये यहाँ इस तरीके से समझ आ गया, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि हम इसका होल स्क्वायर खोल के अगर हम करना चाहें तो 9 का फिर हम किस तरह लेंगे? अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 6k हो जाएगा। तो हम 9 को किस तरह करेंगे, मतलब सिग्मा? इसका आप ऑलरेडी होल स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, यानी आपके पास बन जाएगा 9 प्लस 6k k स्क्वायर और प्लस 6k। ठीक है, यस। तो 9 को तो 9 ही रखेंगे, 9 पे तो k है ही नहीं ना। यानी आप सपोज मैं आपको बताता हूँ, आप k1 पुट करेंगे तो k1 के लिए आपके पास बनेगा 9 प्लस 1 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 16। और आप यहाँ पे भी चेक करें तो पहली टर्म 16 ही बनती है। किस तरह हम करेंगे? इसी तरह तो ये किस तरह हमने सब्स्टिट्यूट किया? व्हाट क्या? ये जस्ट आपने क्या करना है, ये आपने यही टर्म है ना, ओके। टर्म है, इसमें k1 पुट कर दिया है। चाहे इस टर्म में डायरेक्ट k1 पुट कर दें या इसको ओपन कर सर जी फिर आपके स्क्रीन लाइक गायब हो गई। के है नहीं तो उसमें 1 तो पुट होगा नहीं। वो स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन में मेन प्रॉब्लम है एक्चुअली, आई थिंक तब भी आता है कि जब कोई स्टूडेंट जो है ना वो खुद स्क्रीन शो करता है ना उसके। सर आपकी आवाज कट कट के। तो ये बात अब क्लियर होगी बच्चे? तो ये आवाज भी कट कट के आ रही है, इसका मतलब है कि अब इंटरनेट की तबीयत भी ठीक नहीं होगी। वैसे आ रही है सर आवाज। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है? यस सर, हमें आ रही है। इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है सर 9 प्लस 1 प्लस 6 किस तरह तो हुआ? क्लियर है सिचुएशन? ये स्टेप समझ नहीं आया। आप सर, जो मैं? अपना नाम बताओ, कौन बोल रहे हो आप? सर किरण। हाँ हाँ किरण। किरण ऐसे है ना कि यहाँ पे चेक करो कि ये आपके Yes, पास sir. 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 6 है ना। तो अब आपके पास आपने इस एक्सप्रेशन को ओपन किया, ठीक है, तो अब आपने k पुट करना है, k के ऊपर समेशन है, यानी k फर्स्ट टाइम 1 पुट करना है, k2 पुट करना है, k3 पुट करना है एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जब आप k1 पुट करेंगे ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक फंक्शन दिया हो f of x is equal to 2x plus 3, ठीक है, और आपको कहा जाए कि x की जगह 1 पुट करें, तो आप क्या करते हैं 2 into 1 plus 3। 3 में तो कुछ नहीं पुट होता ना, क्योंकि 3 के अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसे ही समझ लें कि ये जो k है ये एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है, यानी k की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 2 होगी। तो जब हमने k 1 पुट किया तो 9 के अंदर तो कुछ भी पुट नहीं होगा। किरण बात क्लियर है? नहीं किरण नहीं है इधर, है ना? सर इसको एक और वे से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, कि अगर हम इस पे समेशन प्रॉपर्टी लगा दें।
जी जी जी, वही मैं बता रहा हूँ, समेशन प्रॉपर्टी इजी है। ये पूछ रही हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर को ओपन सर कर लें स्क्वायर ओपन तो करने उससे के वो बाद ज़्यादा भी प्रॉपर्टी लग टफ सकती हो है ना, जाएगा। जो सम की प्रॉपर्टी उसको है। तो आप बाद में भी लग सकती, बाद में भी आप वही प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। आप 16 बनेगा आपके पास, 16 को 4 की पावर 2 में ही लिखोगे ना। या आप अगर सपोज आपके पास 16 बन जाता है, नेक्स्ट टाइम आपके पास 25 बन जाती है, ठीक है, फिर आप चेक करते हैं या तो ये किसी कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज का पार्ट है, आइदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम हार्मोनिक सीरीज या अर्थमेटिक सीरीज, जो कि आप एफएससी वगैरह में आपने पढ़ी थी ना, ज्योमेट्रिक सीरीज सम फाइंड करने के लिए। तो फिर आप वो चेक करते हैं कि इनमें से कोई सीरीज़ तो नहीं बन रही किसी तरह की, कोई अर्थमेटिक सीरीज़ में भी बन रही है। अर्थमेटिक सीरीज़ में ये होता है कि इनका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में इनकी रेशो सेम आती है, हर नेक्स्ट टर्म की रेशो प्रीवियस टर्म से। तो अगर वो प्रॉपर्टी वैलिड हो जाती है तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ अगर वो भी नहीं वैलिड होती तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि वो जो समेशन वाले फार्मूले आपने पढ़े हैं, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, तो आप उनको यूज़ करेंगे। सर स्लाइड नंबर 3 पे एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है वो पंजाबी। ये कौन सा सर यही लेक्चर से 5 हाँ, लेक्चर बताओ ज़रा। लेक्चर 4 5 स्लाइड नंबर 3 सबसे ऊपर जो लिखा हुआ डेल्टा एक्स इसमें ये एंड पे जो लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, ठीक हो गया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अगर इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा स्टडी किया हो ना, तो ये रिमानियन सम का टॉपिक है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसका पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिमानियन सम जो होता है एक्चुअली क्या होता है, दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह लें कि आप जो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं ना, ये थोड़ा सा मैंने पहले भी कुछ बातों में बात डिस्कस की थी। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप उस कर्व का जो है ना, एक्चुअली अंडर द कर्व उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब रिमानियन सम क्या कहता है? रिमानियन सम ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की कुछ रीजन है, ठीक है, सपोज मैं अभी स्ट्रेट रीजन ही बनाता हूँ, ये वाला मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये वाली। अब ट्राइंगल का खैर, बल्कि ट्राइंगल इस तरह की नहीं बनाता मैं, थोड़ी सी सॉरी वो रेक्टेंगल जो है ना, वो मैं इस तरह की बनाता हूँ कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप की रेक्टेंगल हो। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ये वाला पहले बनाता हूँ पोर्शन, फिर मैं कहता हूँ ये रेक्टेंगल यहाँ से ये वाली है, ठीक है, ये वाला सिचुएशन ये। अब ये रेक्टेंगल ऐसी है कि ये कोई इस तरह की नहीं है कि आपको इसमें एक ही पार्ट मिल जाएगा। इसमें अगर आप चेक करें तो ये, यानी ये एक क्लोज शेप है, दूसरे लफ्ज़ों में। अभी रेक्टेंगल तो आप नहीं कह सकते इसको, आप क्लोज शेप को देखें तो इसका कुछ रीजन ये बन रहा है, बल्कि इसको ये वाला एक थोड़ा सा इतना पोर्शन, फिर सपोज ये पोर्शन इधर तक, फिर ये वर्क किया, फिर इस तरह। ये सपोज आपको कहा जाए कि इस इट इज़ नॉट अ कर्व, या इसका हमारे पास सपोज कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन नहीं गिवन कि जब जिसको हम इंटीग्रेट कर लें, यहाँ सपोज 0 से 2 तक कोई भी लिमिट दी हुई है, तो ये पॉइंट उसका 1 है, ये पॉइंट उसका 2 हम कह लेते हैं, इसको पॉइंट को 3 कह लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं। आपको कहा जाए कि ये 0 से 3 तक इसका आपने ना ये सपोज 1 है, ये नेक्स्ट इस स्टेज पे ये सपोज 2 है, और इस स्टेज में सपोज 0.5 है। आपको कहा जाए कि जी इसका एरिया फाइंड करें। अब आपके पास और फंक्शन भी आपको नहीं पता कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। अगर आपको फंक्शन पता होता ये वाला किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उस फंक्शन को 0 से 3 तक इंटीग्रेट कर लेते, तो आपको ये एरिया मिल जाता। ये तो सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन में आ जाता है। लेकिन अगर फंक्शन नहीं पता, जस्ट ये आपको स्केच गिवन है और इस स्केच का आपको कहा जाए कि एरिया फाइंड करें, तो आप कैसे इसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गुड, यानी आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट एक बन जाएगा,
एक ये वाला पार्ट मान लीजिए, यानी ये समझ लें कि ये जो मुझसे सही बनी नहीं है, ये समझ लें कि ये जो है ना ये परफेक्ट कॉर्नर है, ये मुझसे कॉर्नर नहीं बना, ठीक है। समझ लें कि ये रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप की शेप्स हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये वाला रीजन जो है ना, अब इसका एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको इसकी विड्थ भी पता है, इसकी हाइट भी पता है, इसको मल्टीप्लाई करें एरिया फाइंड कर लें। इसकी विड्थ भी पता है, इसकी विड्थ आपके पास, अब इसकी विड्थ कैसे फाइंड होगी आपके पास, यहाँ से 1 से 2 तक आप 2 को 1 से माइनस कर देंगे, 2 - 1 आ जाएगा ना, इसका मतलब इसकी विड्थ भी 1 है, इसकी विड्थ भी 1 है, और इसकी हाइट जो है ना, ये इस पोर्शन की इसकी हाइट 2 है, जिसका मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नेक्स्ट पोर्शन का एरिया आ जाएगा आपके पास। और थर्ड आपके पास 1 इसकी विड्थ क्या है, 1 2 से 3 तक, इसकी विड्थ 1 है, ठीक है, और इसकी विड्थ 1 है और इसकी हाइट क्या है 0.5। तो आपने क्या करना है कि इसकी विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया फाइंड हो जाएगा। अब तीनों सेपरेट एरिया फाइंड कर लिए, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है कि इन तीनों सेपरेट एरियाज को सम अप करना है, क्योंकि आपको तो टोटल एरिया चाहिए। तो आप इस फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड पोर्शन को सम अप कर देंगे, ये फर्स्ट पोर्शन बन गया हमारे पास, ये सेकंड, सम अप कर देंगे तो आपको टोटल जो एरिया है वो इस रीजन का मिल जाएगा। अब ये जो आपने टोटल एरिया फाइंड किया है, आपको तो नहीं पता था कोई रिमानियन सम भी कुछ होता है, तो एक्चुअली ये जो आपने यहाँ पे रिमानियन सम ही यूज़ किया है, अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें। अब रिमानियन सम में क्या होता है कि वो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए जिसका डायरेक्ट आप एरिया ना फाइंड कर सकें इस तरह, तो उसको ब्रेक कर लें पोर्शंस में, ठीक है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास एक कर्व है, मैंने इस कर्व का मुझे नहीं पता कि ये इस कर्व जो है ना f(x), यानी इस कर्व ये किसका फंक्शन, ये कर्व किस फंक्शन की है। अगर आपको फंक्शन पता हो तो फिर तो आप फ़ौरन से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। सपोज मैं कहता हूँ ये रीजन मेरे पास A है और सपोज ये रीजन मेरे पास B है, A से B तक ये कर्व मैंने प्लॉट कर दिया और A से B तक मुझे इसका एरिया चाहिए, और मुझे इस फंक्शन की का एक्सप्रेशन भी नहीं पता कि मैं इस फंक्शन को वो करूँ, इंटीग्रेट करूँ। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का अगर एक्सप्रेशन पता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर पता है तो लेकिन वो ऐसा फंक्शन है कि जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल भी नहीं हो रही। पॉसिबल मींस कि वो इस तरह का कम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन आ रहा है कि उससे हम एक कर्व तो बना सकते हैं, वैल्यू x की पुट करके y की पुट करके कर्व बन सकती है, ठीक है, या x के करस्पॉन्डिंग उस फंक्शन से y की वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन वो फंक्शन इटसेल्फ ऐसा है कि उसको इंटीग्रेट करें तो वो जैसे e⁻x² आप कह लें, इस तरह का फंक्शन है, या कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फंक्शन है कि जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं कि आप रिमानियन सम का सहारा लेते हैं। आप कहते हैं अच्छा ये सिचुएशन है तो हम क्या करते हैं कि एक कर्व जो है ना उसके अंदर, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल भी एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, तो रिमानियन सम में क्या करते हैं, ये भी एरिया फाइंड करता है लेकिन पैचेस के अंदर उसको डिवाइड कर देता है। तो वो क्या करेंगे कि आप इस जो रीजन है इसके अंदर उसको पैचेस बना लेंगे। अब ये पैचेस मुझसे स्ट्रेट इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि मेरे पास कोई वो एक्चुअली ये एक पैच है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे देखते हैं अगर हमें कोई नहीं, ऐसी बनाने वाला हम सपोज कर लेंगे सारे रूलर जी सर, बन जाएगा, ऐसे समझ आ जाए, हाँ समझ आ जाए। चलो मैं इसको, क्योंकि वो टाइम लग जाएगा फिर। तो एक आपके पास सपोज में बड़े बड़े पैच बना लेता है, एक पैच ये बन जाएगा, एक पैच ये बन जाएगा, ठीक है, एक पैच ये इस तरह बन जाएगा। अब हालांकि ये जो पैचेस हैं इनके अंदर भी एरर है। क्यों एरर क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर जो अपर लेयर है ना वो कुछ स्ट्रेट लेयर नहीं बन रही, वो भी कर्व है, ठीक है। अब जैसे इस पैच है ना, ये एक्स नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, सपोज ये एक्स फर्स्ट पॉइंट ए जो है इसको x0 कह लेते हैं, आखिरी पॉइंट बी को हम xn कह लेते हैं। तो x0 से नेक्स्ट पॉइंट x1 हो जाएगा, x1 से नेक्स्ट पॉइंट x2 हो जाएगा, इसी तरह x3 हो जाएगा और अप टू सोन ये xn तक है। अब इसमें ये फर्स्ट आप सपोज कर लें कि ये सारी इक्वली स्पेस्ड हैं और ये इक्वली स्पेस्ड नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप एरिया फाइंड करेंगे, पहले इस पैच का, 1 पैच का, फिर 2 पैच का, फिर 3 पैच का, 4, 5, 6 जितने भी पैच आपने बना लिए इनके एरिया फाइंड करके इनको सम कर देंगे। अब एरिया कैसे फाइंड होगा? एरिया फाइंड करने का वे ये है कि आप इसकी बेस को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें।
ऐसे ही एरिया हमने फाइंड किया था ना पीछे, जो सिंपल सी एग्जांपल आपको बताई थी। अच्छा, अब इसकी बेस तो हमें पता है, वो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्स एक्सेस के ऊपर है, वो तो कोई भी फिक्स पॉइंट होगा, और वो पॉइंट आप इसकी बेस यानी कैसे फाइंड करेंगे, आप नेक्स्ट पॉइंट में से प्रीवियस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में से प्रीवियस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका विड्थ मिल जाएगी। और हाइट क्या होगी, अब इसमें हाइट सिचुएशन ये है कि आपके पास यहाँ पे अगर ये पॉइंट आप लेफ्ट साइड ले लें, या ये लेफ्ट साइड कंसीडर की जाती है रिमानियन सम में तमाम ओवरऑल, या फिर रिमानियन सम में ये राइट साइड कंसीडर की जाती है, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट दो साइड्स हैं तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अगर सपोज इसकी लेफ्ट साइड यूज़ करें तो यहाँ से इसकी स्ट्रेट लाइन हम प्लॉट करते हैं, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट बन गया। तो इसका मतलब है कि आपने इस बेस को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वाली इतने रीजन तक का एरिया मिल जाएगा, ये वाला। फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें तो ये एक और रेक्टेंगल बन गई आपके पास। अगली स्टेज पे चले जाएं, यहाँ से एक और आपके पास रेक्टेंगल आपको मिल गई, ये वाली थर्ड वाली। ठीक है ना, ये इसकी जो ये है इसकी बेस यानी विड्थ है, और ये जो इसकी है ये इसकी हाइट है। विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करते जाएं, विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको उस रीजन का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं, आपको पता है कि यहाँ से एरिया आपको मिल जाएगा, ये आउटसाइड चला गया। नेक्स्ट स्टेज पे ये थोड़ा सा, या बल्कि आप उसको थोड़ा सा आउटसाइड पे लेके जाएंगे तो ये ऐसे, नेक्स्ट स्टेज पे ये ऐसे, ये नेक्स्ट स्टेज पे ऐसे। तो ये आपके पास ये जो जितने रीजन है ना इनका एरिया मिल गया। अब आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि इन रीजन्स में कुछ यहाँ पे या तो बच जाता है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई है ना कि आपने इन सारे पैचेस का एरिया फाइंड कर लिया विड्थ इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर, और ये सारी एक्चुअली देखो तो एक रेक्टेंगल्स ही बन रही हैं। इन सारी रेक्टेंगल्स को सम अप करेंगे तो यू विल फाइंड एक्चुअली द टोटल एरिया। अब इसमें एक सिचुएशन जो है जो सबके जहन में आ रही होगी कि ये तो एक्यूरेट एरिया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये एक्यूरेट एरिया नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेटेड एरिया होगा, क्योंकि एक्यूरेट एरिया के अंदर ये जो आपके रीजन बच रहा है, जैसे आपके पास ये रीजन बच गया, ये जो मैं इसको डिफरेंट कलर अगर कर दूं, ये वाला रीजन बच गया आपके पास, ये वाला रीजन बच गया, यहाँ पे एक स्मॉल पैच बच गया, यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा पैच यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैच यूज़ हुआ, यहाँ पे इसी तरह हर रीजन में कुछ बच गया या कुछ पैच यूज़ हुआ। तो क्या हुआ कि ये जो सारे हैं ना ये एक्चुअली एरर्स हैं। समझ आ गई बात की। अब इस एरर को भी रिड्यूस किया जा सकता है, और वो एरर कैसे रिड्यूस हो सकता है कि अगर आप इस पैच को और छोटा कर लें, यानी आपने ये जो रेक्टेंगल बनाई है ना, इन रेक्टेंगल्स को और स्मॉल कर लें। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे देखें, अगर इसी रेक्टेंगल को मैं स्मॉल करूं तो ये रेक्टेंगल और इतनी स्मॉल हो जाएगी, और इसमें कई थाउजेंड्स रेक्टेंगल्स बन जाएंगी। जितनी रेक्टेंगल स्मॉल होती जाएंगी उनके दरमियान ये जो समझ लें कि एरर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन के अप्रॉक्सीमेटली करीब आ जाएंगी। जैसे आपको एक बताऊं बात कि जैसे आपके पास ये कर्व है, अब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ए बी पॉइंट तक आप चेक करें तो ये आपको कर्व भी महसूस होती है, लेकिन यहाँ ए से ये स्मॉल सा पॉइंट मैं एक और यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। ये ए से अगला पॉइंट, ये मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये रेड लाइन, अब ए से ये एक और सी पॉइंट पे आप चले जाएं, ये जो रेड में है, तो इसमें देखें तो ये जो कर्व है ये काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसमें अगर ये डिस्टेंस और कम कर दिया जाए तो ये जो है ना और फर्दर कर्व के बजाय स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में चली जाएगी। तो ये सेम यही सिचुएशन है कि ये जो कर्व है फॉर स्मॉल पैचेस इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो वो आपके पास जो पैचेस जो है ना वो पैचेस बढ़ जाएंगे बट एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मेन कंसेप्ट है रिमानियन सम का, और फिर इसका जो रिलेशन है विद द डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप इस तरह रिमानियन सम को डेफिनेट इंटीग्रल के साथ लिंक कर सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था कि सर वो फार्मूला जो है वो कैसे आया, तो वो एक्चुअली जो फार्मूला था अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला b माइनस ए, तो वो एक्चुअली फार्मूला किसके लिए यूज़ किया है, वो एक्चुअली फार्मूला हमने पैच फाउंड करने के लिए यूज़ किया है। ठीक है ना, ये देखा है ना, ये क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है तो इसलिए उन्होंने इकट्ठा क्या किया है कि उसने कहा है कि सपोज ये ए से बी तक के कर्व है जिसके अंदर n पैचेस उन्होंने बना लिए हैं,
तो आपने कहा है कि आज हर पैच के कितना विड्थ कितनी होगी, तो उन्होंने कहा है कि आप b में से a को माइनस करें और n से डिवाइड करें, तो ये जो डेल्टा x है ना, एक्चुअली डेल्टा x एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव पॉइंट्स। तो इस तरह आप दो कंसेक्टिव पॉइंट के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो फार्मूला है पैच का, यानी विड्थ फाइंड करने के लिए। सिंपल लफ्ज़ों में अगर याद रखें तो डेल x इज एक्चुअली विड्थ बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट ऑफ x। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये जो फार्मूला उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने ये किया ना कि विड्थ डेल्टा के एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट के। वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होती है एक्चुअली वो हाइट होती है और डेल्टा एक्स एक्चुअली विड्थ होती है। तो हाइट को अगर आप विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ दैट स्पेसिफिक रीजन, ये वाला। जी सर। ठीक है जी, Excuse क्लियर है स्टूडेंट? सर यहाँ पे और लिखा हुआ है किसी व्हेन का n is जी, increases जी, without जी। bond, इसका क्या मतलब होगा? Without bond and with bond? Without bond means n goes to infinity. बाउंडेडनेस नहीं होगी। कहाँ पे सर ये लिखा था वीडियो आपने? लेक्चर्स में था, वहाँ पे कुछ सर ने स्लाइड बोला पे। था। हाँ ठीक है, अनबाउंड हो जाए। अनबाउंड मीन्स के अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो आप खुद यहाँ पे देखें n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो ये डेल x किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को अप्रोच करेगा ना। ज़ीरो मीन्स कि वेरी वेरी स्मॉल विड्थ। तो अभी जो मैंने बात बताई आपको कि जो जो आपके पास दो इंटरवल्स के पैच की विड्थ ज़्यादा होगी तो एरर ज़्यादा होगा। जो ही इसकी विड्थ बहुत कम होती जाएगी, इतनी कम कि ये निगलिजिबल अप्रॉक्सीमेटली 0.001 इस तरह की होगी, तो उस सूरत में आपके पास जो इसका रिमानियन सम का आंसर है, जो अप्रॉक्सीमेटेड समझ लें कि ये इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इक्वल ये जो है ना, ये रिमानियन सम एक्चुअली अप्रॉक्सीमेशन है उस डेफिनेट इंटीग्रल की। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये किसी हद तक, किसी डेसिमल प्लेसेस तक, 4, 5, 10 प्लेसेस तक ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसके 10 प्लेसेस। Thank you. तो ये आपके पास डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो फिर तो इस केस में एरिया भी जीरो हो गया ना, क्योंकि एरिया इस डेल्टा एक्स साथ मल्टीप्लाई जो करना है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, यहाँ पे हम जो टर्मिनोलॉजी है वो जीरो नहीं यूज कर रहे। दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक आप कहते हैं ना डेल्टा एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तब होता है कि जब आपके पास समझ लें कि बिल्कुल कोई रीजन ही ना हो। ठीक है ना, यानी देखें ना, आप एक डिवाइड करते हैं रीजन्स को, ए से बी तक कोई रीजन को डिवाइड करते हैं तो इसमें रीजन्स है ना, 100 रीजन्स बनेंगे, 1000 रीजन्स बनेंगे, 10,000 रीजन बनेंगे, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा एन का। एन जितना भी लार्ज होगा कोई ना कोई नंबर तो आएगा। तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा फिर ये डेल एक्स। एक्चुअली ये दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मींस डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कहते हैं कि आपके पास एक रीजन है, आपने एक रीजन, एक आपके पास रीजन है, आपने 0 से 1 तक एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डील करना है। ठीक है जी, यहाँ पे कोई कर्व है 0 से 1 तक, आपने इसका सम फाइंड करना है। तो अच्छा, आपसे कहा जाएगा अच्छा आप 10 इंटरवल्स हैं आपके पास, यानी 10 इंटरवल्स में यू हैव टू रीच फ्रॉम 0 to 10। तो आप कहेंगे अच्छा 10 में इंटरवल्स बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि हर इंटरवल की जो विड्थ होगी, इंटरवल जहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 0 से अगला पॉइंट, उस पॉइंट से अगला पॉइंट, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपने अगर फाइंड करना है, दैट इज़ डेल एक्स। तो आप वो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप कहेंगे जी अच्छा डेल एक्स जो हमारे पास उस केस में होगा, अगर एन हम 10 लें तो वो आपके पास होगा जी 1 - 0 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब डेल एक्स 0.1 होगा। अच्छा, अगर ये 100 ले लें आप एन, तो आपके पास अब एन बढ़ गया, 10 से 100 हो गया, तो आपके पास डेल एक्स क्या हो जाएगा? 0.01। अच्छा, एन और बढ़ाएं, सपोज एन 1000 कर दें, 10,000 कर दें, तो एन क्या कर रहा है? एक्चुअली अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो जो एन बढ़ रहा है तो आपके पास डेल एक्स जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली 0 फिर भी नहीं होगा,
यानी आप मुझे कोई ऐसा पॉइंट बता दें कि ये एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगा तो ये नहीं होगा। हाँ अलबत्ता इसके पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे। जैसे आप 1000 कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा, 10,000 कर दें, ठीक है जी, मिलियन ट्रिलियन जितना भी करेंगे तो वो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इसमें पॉइंट के बाद जो है ना ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे, बट आपके ओके पास सर, एग्जैक्टली जी ज़ीरो सर। ये फिर भी नहीं हो सकता। क्लियर है जी? और जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अभी हम आ जाते हैं लेक्चर 6 के ऊपर, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ये आई थिंक मेरे ख्याल में सबके इसमें सभी को प्रॉब्लम होगा। यस सर। लेक्चर 6 के अंदर। तो इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम का थोड़ा बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो यानी आप समझ लें कि ये जो फर्दर आप चीज़ें प्रोसीड 6 चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे उसमें कि आप किस तरह वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं किसी भी रीजन का यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। एरिया को तो आपने डिस्कस किया। अच्छा, एरिया में आपके पास ऑब्वियसली तब फाइंड होता है कि जब आपके पास 2 डायमेंशनल कोई शेप हो, जस्ट लाइक सर्कल हो गया, कर्व हो गई, ठीक है जी, इस तरह की सिचुएशन में आप एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल शेप आ जाए, जस्ट लाइक सिलेंडर आ गया आपके पास या स्फीयर आपके पास आ गया, ठीक है जी, उस सूरत में आपके पास फिर वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। उस सूरत में जो एरिया फाइंड होता है फिर वो उसके सरफेस का एरिया फाइंड किया जा सकता है, बट जो फर्दर आ गया ना उसका वॉल्यूम भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे यूज़ करते हैं, मेन हमारा ये कंसेप्ट है। तो उसमें एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज सिलेंडर की एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, ये इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। आपने सिलेंडर जो है, सपोज एक सिलेंडर ले लें, उसकी बेस जो है उसका रेडियस r है, ठीक हो गया जी, और उसकी हाइट हम जो ले लेते हैं वो हाइट उसकी h ले लेते हैं। ये सपोज एक सिलेंडर है। अब हाइट इसकी h है और रेडियस इसका r है। अगर आपको कहा जाए कि आपने ना जी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्या कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे? सपोज आपको जनरल क्वेश्चन है, आपने फार्मूला तो इसका याद किया होगा, लेकिन अगर आपको फार्मूले के अलावा इसका कहा जाए कि इसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो आपके जहन में क्या कोई है? सर एरिया को Radius हाइट से मल्टीप्लाई किया करना, जा सकता है। मल्टीप्लाई करना। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। गुड। अब इसका जो एरिया है वो बनता है पाई आर स्क्वायर। जो बेस का एरिया, ठीक है ना, वरना तो आपके पास एक्चुअली वो जो आपने फार्मूला बताया ना, दैट इज वैलिड फॉर द स्पेसिफिकली एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 2 डायमेंशन में आ जाएंगे तो आपको कहेंगे एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर है, हाइट इसकी h है, तो अब इसका वॉल्यूम आपके पास फाइनली बन जाएगा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यही चीज़ हम इसको देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ये चीज़ कैसे प्रोसीड करती है। डेफिनेट इंटीग्रल में आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देखें तो ये सिलेंडर एक्चुअली कंपोज किससे हुआ है। आपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सिलेंडर एक्चुअली आप सिलेंडर को देखें तो ये मल्टीपल डिस्क्स हैं। आप इसको अगर काटें ना, यहाँ से स्लाइसेस बनाएं इसके, यहाँ से इसको काटते जाएं सिलेंडर को, तो हर पोर्शन पे आपको एक राउंड सी डिस्क मिलेगी, ठीक है। और वो डिस्क क्या होगी, और उन तमाम डिस्क का जो एरिया है ना वो पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। दिस मीन कि अगर आप इसको चेक करें तो ये आपके पास जो रीजन है पाई आर स्क्वायर, ये ओवर द
आप क्या लें लिमिट 0 to h, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें यानी एरिया इज इक्वल टू यानी तो सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करें ओवर द हाइट कर लें या ओवर द दूसरी कह लें विड्थ कर लें, जो भी आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके पास पाई आर स्क्वायर बनता है और इसका ओवर द रीजन बनता है 0 to h। तो अगर आपके पास इसको आप इंटीग्रेट कर दें इस एरिया को 0 to h तक, तो वो आपके पास क्या मिलेगा, आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसमें एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर था रिस्पेक्ट टू h, आप सॉरी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि रिस्पेक्ट टू h वेरिएशन जो है ना वो अलोंग y एक्सिस जा रही है। y एक्सिस मीन कि बल्कि आप इसको अगर रिस्पेक्ट टू y भी करते हैं तो तब भी ठीक है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि जो कि इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करे, और y जो है ना इसकी हाइट जो है वो वेरी हो रही है, वो 0 से h तक वेरी हो रही है, ठीक है। तो आप लिमिट 0 से h तक ले लें, तो इसका मतलब है 0 से h तक इसका आपके पास मल्टीपल फेजेस में आपके पास एक डिस्क बन रही है। अगर उस डिस्क के एरिया को आप इंटीग्रेट कर दें 0 से h तक, तो दैट विल गिव यू पाई आर स्क्वायर वाई इंटू एच आ जाएगा, इंटू वाई आ जाएगा, और लिमिट 0 to h आ जाएगी। अपर लिमिट पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो एक्चुअली आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। तो ये मेन बेसिकली उसके बिहाइंड जो लॉजिक है कि आप वॉल्यूम जो है ना किस तरह डेफिनेट इंटीग्रल से फाइंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप क्या करते हैं, किसी एक रीजन, कोई एक रीजन ले लेते हैं, यानी समझ लें कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कोई उसको रेडियस भी आप सम टाइम कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा रीजन मिल जाता है जिसको ओवर द डोमेन आप इंटीग्रेट करें, और वो जो रीजन होता है एक्चुअली वो पूरा एक एरिया होता है। तो उस एरिया को ओवर द डोमेन आप इंटीग्रेट करें तो वो आपको वॉल्यूम मिलता रहता है। तो ये मेन इसके पीछे रीज़न है। अब आप आ जाते थे, आप जाएं, अब इस पे हम ज़रा इस फिगर के ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं। तो इस फिगर में आप देखें तो इस फिगर में भी वही लॉजिक बताई गई है कि ये आपके पास एक सॉलिड सी रीजन है। इस सॉलिड रीजन का आपने ए से बी तक वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ए से बी तक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपके पास आपको इसके दरमियान क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चलना चाहिए। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया किस कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे सिलेंडर की केस में वो कांस्टेंट था पाई आर स्क्वायर था थ्रू आउट द वाई। वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास किसी वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है, मींस कि चेंज वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ, जैसे वाई का फंक्शन भी हो सकता है। वाई के चेंज होने के साथ साथ आपके पास अगर चेंज होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर उसका एरिया चेंज होना शुरू हो जाए तो वो भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको ओवर द डोमेन ए टू बी अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे रीजन का वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे एक बड़ी एग्जांपल है कोन की, ये आपके लिए बल्कि आपकी असाइनमेंट भी है, आपने इसको ज़रा इंटीग्रेट करके इसका आपके पास अगर कोन को चेक करें तो ये आपके पास कोन है ये वाला, ठीक है। अब इस कोन को ये सपोज इसका अपर जो रेडियस है वो हम कहते हैं कि आर है, ठीक है। और ये जो आर है ना ये चेंज हो रहा है, ये आर इसकी यानी हाइट के साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर इसकी हाइट कोई भी आप ये कह लें, हाइट सपोज मैं कह लेता हूँ कि इसकी हाइट 0 से h तक है, तो हाइट के चेंज होने के साथ साथ आर चेंज भी हो रहा है। तो अब आपने सोचना है कि अगर इस कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ जाए इसके थ्रू डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू, सिलेंडर की केस में तो आपके पास क्योंकि ये रीजन जो एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया वो फिक्स था, पाई आर स्क्वायर को आपने 0 से h तक इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास
सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। लेकिन कौन की केस में ये वॉल्यूम वेरिएबल है, ये रेडियस वेरिएबल है। रेडियस वेरिएबल होने का मतलब है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये चेंज हो रहा है, यानी इस रीजन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और होगा, इस रीजन पे और होगा, एट दी एंड यहाँ पे एरिया ज़ीरो भी हो जाएगा। तो आपने सोचना है कि इसका ये कैसा एक्सप्रेशन बना जाए, यानी ये एरिया जो है ये किस टर्म का फंक्शन हो कि उसको हम इंटीग्रेट करें 0 to h तक, तो वो आपके पास वॉल्यूम मिल जाए उस कोन का। तो ये सोचना है आपने इसको बल्कि आप ऐसे करना है कि रिस्पॉन्स करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, तो जी आपको आवाज़ आ रही है, सारे सुन रहे हैं ना? ओके ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अब सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो हमने अभी डिस्कस किए ना, कि जिस तरह ये पैचेस बन जाते हैं, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसमें लास्ट टॉपिक था ना वो जो एरिया वाला, रेमानियन सम वाला, उसमें पैचेस थे, आपके पास रेक्टेंगल्स बनती थी, रेक्टेंगल्स का एरिया सम। अब इसमें एरिया इटसेल्फ बन जाता है, एरिया को सम करके एक्चुअली वॉल्यूम बनाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी उसमें रेक्टेंगल्स के एरिया जो था उसको सम करते थे, रेक्टेंगल्स का एरिया बनता था। इसमें इटसेल्फ एरिया है, एरिया ओवर द डोमेन इंटीग्रेट हो रहा है, तो वहाँ से आपके पास वॉल्यूम आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला बनता है ना, अगर उसी को आप देखें तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय द, यानी एरिया यहाँ पे पहले फंक्शन की वैल्यू यानी हाइट थी, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ थी, यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ रहा है। तो दैट गिव्स यू एक्चुअली द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला यही होता है ना, हाइट विड्थ इनटू लेंथ, जो भी आपके पास वो उसकी डायमेंशंस हैं, तीनों डायमेंशंस को आप अगर उसमें मल्टीप्लाई करें तो सिमिलरली एरिया के अंदर 2 डायमेंशंस कवर हो जाती हैं और डेल एक्स में तीसरी डायमेंशन आ जाती है। तो जब 3 डायमेंशन यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई होंगी तो दैट विल गिव यू एरिया एक्चुअली। तो ये मेन इसके बिहाइंड रीज़न है कि आप किस तरह वॉल्यूम फाइंड करते हैं इंटीग्रेट करके। तो एक्चुअली हम एरिया को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बनेगा। हम अगर हाइट को यानी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। तो ये उसके पीछे रीज़न है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन आपका जो क्वेश्चन था जी सर, कि हम ये वाला इसको रोटेट करेंगे तो कैसे पता चलेगा? हाँ, अब यहाँ पे चेक करें कि ये आपके पास स्टिल एक फंक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में अगर आपको शो हो रहा है तो इस फंक्शन का आपको एरिया मिल सकता है, यानी ये वाला रीजन है। लेकिन अगर वो कहता है कि इस रीजन को इसको आप सर्कुलेट कर लें, सर्कुलेट करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली ये इस तरह की शेप बन जाएगी। मैं इसको यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, यानी आपके पास यानी इस तरह की शेप बन जाएगी। ये आपके पास सपोज मैं एक पैराबोला ले लेता हूँ, ये आपके पास एक पैराबोला है। अब इसको अगर रोटेट किया जाए तो ये जो रोटेशन है ये ऑब्वियसली इसकी अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेगा। तो ये अगर इसका फ्रंट व्यू आप देखें ना तो इसका फ्रंट व्यू इस तरह का बनेगा कि ये इस तरह की रोटेशन आपके पास इसकी आएगी, यानी ये जो इसकी रोटेशन है, ये इसकी रोटेशन इस तरह ये मूव करेगा इस पाथ में, और ये एक्चुअली किसी सॉलिड रीजन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, यानी मींस के ये कोई 3D फिगर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी। आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आप 2D फिगर ले लेना, उस 2D फिगर को किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देना तो वो 3D फिगर की शेप में चली जाती है। जैसे आप सर्कल ही ले लें, ठीक है ना, आप एक सर्कल का कोई रिंग ले लें और रिंग को अगर आप थोड़ी देर रोटेट करें ना तो आप देखेंगे कि वो रोटेशन के साथ साथ जो है ना वो लग ऐसे रहा है कि ये तो कोई बाल सी लग रही है अगर तेज़ रोटेट करें उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो रीजन है जिसको आप उन्होंने रोटेट किया है तो वो तो एक 3D शेप चली गई है। तो 3D शेप का तो वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। तो मेन इसमें ये बताया गया है कि अगर आप एक फंक्शन है इस तरह की कर्व है उसको अबाउट रोटेट करें किसी भी एक्सेस के अबाउट, यहाँ पर उन्होंने एक्स एक्सेस के अबाउट कहा है, वाई एक्सेस के अबाउट भी रोटेट हो सकता है, वो रोटेशन किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट भी हो सकती है। तो वो जो आपके पास एक नई शेप बनेगी एक्चुअली वो 3D वाली शेप होगी, जैसे कि ये इस फिगर में शो किया गया। अब ये पहले तो 2D फिगर थी, लेकिन 2D फिगर को रोटेट किया गया है तो उसकी नई शेप जो आई है ना वो 3D फिगर आ गई है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मेन इस तरह की
रीजन्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपने उस फंक्शन का जो है ना वो समझ ले कि उसका रेडियस आपने किसी तरह चेक कर लेना है कि वो एक्चुअली वो जो रोटेशन हो रही है उसका रेडियस क्या है। जैसे यहाँ पे आपके पास रेडियस ए से बी रीजन तक ना ये वाला रेडियस है, ये वाला, और ये रेडियस ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। यहाँ से ए से बी तक रेडियस और है, जैसे वही मैं उसकी बात कर रहा था कोन की, यहाँ से बी अगले पॉइंट पे रेडियस हो रहा है और ये रेडियस एक्चुअली चेंज हो रहा है और ये फंक्शन है एक्स का। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास जो रेडियस मिलेगा वो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो यानी कि जो एफ ऑफ एक्स ही होगा वही इसका रेडियस होगा, क्योंकि इसका रेडियस डिपेंड कर रहा है उस एक्स के ऊपर, उस फंक्शन के ऊपर। अच्छा, तो आपके पास इस तरह की शेप्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, ये क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर, यानी उस शेप की जो अंदर जो एक्चुअली रिवॉल्व करने से एक, यानी एक फिक्स पॉइंट है, जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट को किसी फिक्स अबाउट के अबाउट रिवॉल्व करना शुरू कर दें तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई रेडियस मिलेगा। इसी तरह एक फंक्शन को रिवॉल्व करेंगे आप किसी भी एक्सेस के अबाउट, तो इसका मतलब है वो फंक्शन भी किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ ही मूव कर रहा होगा ना। वो फिक्स डिस्टेंस ऑब्वियसली अगर फंक्शन स्ट्रेट फंक्शन नहीं है तो वो डिस्टेंस चेंज भी हो सकता है। मीन्स जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे इसका मतलब वो जो रेडियस एक्चुअली वो फंक्शन ही है। तो ये मेन इसका जो फार्मूला होता है ना, दैट इज़ वी इज इक्वल टू वी, जहाँ से जहाँ तक आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ए से बी तक पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, और उसको इंटीग्रेट करना था। ये पाई आर स्क्वायर एक्चुअली उस क्या है, उस रीजन का रेडियस, उस वो है एरिया है उस रीजन का विद रेडियस आर। ठीक है जी, और वो रेडियस आर क्या है, दैट रेडियस आर, जैसे हमारे पास सिलेंडर के केस में वो जो रेडियस आर था वो फिक्स था, तो इस वजह से वो पाई आर स्क्वायर थ्रू आउट सेम रहा। कोन के केस में ये रेडियस आर फिक्स नहीं होगा। जैसे अभी ये शेप आपको पता चल गई है, ये वाली, ये जो आपको शेप फाइंड, ये वाली, इसमें भी आपके पास ये जो रेडियस आर है ये फिक्स नहीं है, ये रेडियस आर चेंज हो रहा है, हर 6 स्टेप पे एक्स के चेंज होने से रेडियस चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेडियस जो है ना इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस यही आपके पास एफ ऑफ एक्स ही जो है ना वही इसका रेडियस है। अच्छा करिए जी, ये तो ये आपके पास एक्चुअली इस वॉल्यूम के फार्मूले के पीछे बिहाइंड ये वाली लॉजिक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी एक्स ओवर द डोमेन ए टू बी। इसमें ये जो आर है ना वो आपके पास वो इस केस में फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो आई थिंक इस तरह का होता है, ये वाला। अगर आप इसको बनाएं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा और ये पैराबोला ही बनेगा इस तरह का, ये ठीक है। ये वाला। अब और इसकी रीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज व्हेन द रीजन अंडर द कर्व दिस, और इसमें बताया नहीं गया कि कहाँ से 0 से 1 से 4 तक इसको रोटेट, यानी रीजन फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना है 1 से लेके 4 तक। अब ये पीछे 0 है, ये 0 से ये 1 होगा, 1 2 3 4, ये 4 होगा 4। तो आपने सारा वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, आपने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट तक इसको लेके जाना है, यानी आपने ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना है। और ये वॉल्यूम तब जब आप इसको रोटेट करेंगे, जब इस फिगर को रोटेट करेंगे ना तो ऑब्वियसली ये इस तरह का इसका जो जिसकी शेप बनेगी ना वो एक्सिस इस तरह की बन जाएगी। ये इस तरह का रोटेट करना शुरू करेगा तो इस तरह की आगे इस तरह की शेप बन जाएगी इसकी, ये इस तरह का वॉल्यूम टाइप, यानी आपके पास कौन तो नहीं कह सकते, इस तरह की शेप बन जाएगी। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इस वॉल्यूम के लिए आपको रेडियस चाहिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए एक्चुअली। जी जी नमाज का वक्त हो गया जी। अच्छा। आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? गुड। अच्छा चलें तो इसको बस फाइंड अप कर देते हैं। 5 मिनट दें मुझे, ठीक है।
हाँ ओके ओके। अच्छा ये अब इसमें आपके पास एक्चुअली जो रेडियस है वो एफ ऑफ एक्स ही है, जो स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये वो वाला फार्मूला यूज़ किया है, वॉल्यूम ए टू बी पाई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, उसका स्क्वायर रूट ले लिया है, कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये वॉल्यूम आ गया, और ये वॉल्यूम आ गया उस ये जो मैंने आपको शेप बताई थी, एक्चुअली ये शेप इस तरह की थी, यहाँ से आपने एक्चुअली 1 से 4 तक उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया था उसी स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये उसका वॉल्यूम आ गया। अब इसमें आपने ये ट्राई करना है, अगली एग्जांपल ट्राई कर लेनी है, ये वही है अलोंग वाई एक्सिस अगर आ जाए तो इसका वॉल्यूम जस्ट आपने अलोंग वाई उसको इंटीग्रेट सर कर ये देना समझ है, आ अलोंग गया एक्स आ जाए आपके तो अलोंग एक्स वॉशर्स में इंटीग्रेट कर देना है। और इसमें डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कि जब हम उसे चले रोटेट यहाँ करेंगे तक तो कैसे पता चलेगा कि इसका हाँ हाँ वॉशर का एरिया बन रहा है या फिर इसमें डिस्क बन रही है। नहीं आपको पता ये चलेगा ना, ये जो कंडीशन है ना ये आपको इसका मेन रीज़न बताएगी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जो फंक्शन ग्रेटर है वो अपर वाला फंक्शन बनेगा, ठीक है, और जो जी ऑफ एक्स है वो लोअर वाला फंक्शन बनेगा, तो दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास उसका सेंटर का समझ लें रेडियस आ जाएगा, उसका सेंटर का पॉइंट आ जाएगा। तो एक्चुअल ये इसकी जो शेप है ना वो आप इस तरह डेवलप कर सकते हैं, मैं ज़रा इसको सर बता देता हूँ, ये सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है तो ये ऑब्वियसली आप बाउंडेड अबव होगा, हमेशा ग्रेटर फंक्शन बाउंडेड अबव होता है, जी ऑफ एक्स अगर लोअर है तो वो बाउंडेड बिलो होगा, तो ये जो एफ ऑफ एक्स रोटेट करेगा तो वो आपके पास इस तरह का रीजन बनाएगा ये, ठीक है, और जब आपके पास जी ऑफ एक्स रोटेट करेगा तो वो इस तरह का रीजन बनाएगा, ये इनसाइड रीजन जो है जी ऑफ एक्स का बनेगा, ये आउटसाइड जो रीजन है ये एफ ऑफ एक्स का बनेगा। तो अब इसके सेंटर में ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना एफ ऑफ एक्स का जी एफ एक्स के साथ, वो उसके सेंटर का रीजन देगा, तो एक्चुअली आपको उसके सेंटर का रीजन ही चाहिए, तो ये मेन इसके जो है ना रीजन है, यानी आप इस तरह इसको जज कर सकते हैं, ठीक है, ये जैसे इसने ये देखा ना ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एक्चुअली क्या होगा अपर फंक्शन, अपर बाउंड फंक्शन होगा, जी ऑफ एक्स सर अगर हमने कुछ क्वेश्चन गिवन हो और ये ना बताया कि हो कि उसको डिस्क से करना है या वॉशर से करना है, तो कैसे पता चलेगा कि ये इस फंक्शन में डिस्क का वॉल्यूम डिस्क की तरह का वॉल्यूम फाइंड करना है या वॉशर्स की तरह का। देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है, जो डिस्क तरह का वॉल्यूम है ना डिस्क का, उसमें ओबियसली वो इस तरह की शेप का आते हैं कि उसमें एक तरफ से एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा और एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, और दूसरा अगर फंक्शन गिवन भी हुआ ना, जैसे अगर आपके पास सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर दो फंक्शन वेरिएबल फंक्शन आ जाए ना, यानी आप जहन में रख लें दो फंक्शन हैं कि दोनों एक्स पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और वेरिएबल टाइप हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे डिस्क तो नहीं बनेगी, वहाँ पे वॉशर ही बनेगी। लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए कि एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है और दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे y इज इक्वल टू 2 है या x इज इक्वल टू 2 है, सपोज x इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है और इसके अबाउट आप इस तरह का कोई रीजन लेके उसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे तो आप वॉशर वाला सिचुएशन जो है ना वो नहीं सर है, वॉशर यहाँ पे बन डिस्क सकती है ना, वाली ये दूसरा सिचुएशन फंक्शन है, अगर 1 ले लें 1 लाइन y इज इक्वल टू 1 ले ठीक लें। है, लेकिन अगर आपके पास फंक्शन दूसरा फंक्शन फिर देखें ना, उसमें ये सिचुएशन है ना कि आपके पास उसकी इस वॉशर वाली सिचुएशन आप ऐसे बनाएंगे कि, लेकिन आपके पास उसमें देखें ना कि उसकी वही आपके पास लिमिट भी तो वही है ना, कांस्टेंट फंक्शन है ना, ठीक है, तो उस कांस्टेंट फंक्शन सपोज आप इसको अगर सपोज 1 बना भी लें, इस कांस्टेंट फंक्शन में उसको पुट कर दें, कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे अबव द लिमिट, ठीक है, और उसमें अपर लिमिट जो होगी वो सपोज x होगी, इसमें क्या होगी ये वाली सिचुएशन है ना, हाँ इस सिचुएशन में सॉरी बन सकती है ये वाली, सही कह रहे हैं, ये अगर आपके पास यहाँ पे ये ओरिजिन से डिस्प्लेस हो जाए तो यही आपके पास ये एक्चुअली लोअर बाउंड होगा, y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये अपर बाउंड होगा, ये वाला लोअर बाउंड होगा, ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर यही सिचुएशन पीछे मूव कर जाए तो ये आपके पास ओरिजिन पे आ जाए तो उसमें
फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। तो एक्चुअली ये वाला फार्मूला है ना, ये जनरलाइज्ड फार्मूला है। ये आपके पास अगर इसमें ये फंक्शन सेकंड वाला फंक्शन कोई एक्सेस आ जाए, सपोज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो या वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो आपके पास सिचुएशन वो डिस्क वाली सिचुएशन बच जाती है। लेकिन सेकंड वाला फंक्शन कोई अगर इन्वॉल्व हो जाए, उसमें कांस्टेंट भी सॉरी हो जाए, तो तब भी वो आपके पास वाशर वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो बिल्कुल ये इस तरह की बन जाएगी, ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं। तो यानी आपके पास मेन आपके पास सिचुएशन यही है कि आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन जो गिवन है वो फंक्शन जो रिवॉल्व कर रहा है वो किसी ओरिजिन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। अगर तो ओरिजिन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो एक फंक्शन तो आपके पास एफ ऑफ एक्स ये हो गया, और दूसरा जी ऑफ एक्स आपके पास ओबियसली ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वाशर बन जाएगी। और अगर ये वाला फंक्शन अदर देन किसी ओरिजिन यानी अदर देन किसी एक्सेस के यानी एक्स एक्सेस के या वाई एक्सेस के अबाउट मूव कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, वही फंक्शन की जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जी सर, तो सिंपली जब ले सकते हैं कि अगर एक ही फंक्शन होगा और एक एक्सेस होगा तो वो डिस्क की सिचुएशन होगी, अगर दो फंक्शन आ जाते हैं तो फिर वो वाशर्स हो जाए। दो फंक्शन आएंगे तो वो तो ऑब्वियसली वाशर टाइप की सिचुएशन बन जाएगी ना, कि अगर उनके दरमियान कहा जाए ना कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और इन दोनों फंक्शंस के दरमियान, वो तो क्लियर पता चल जाएगा। और अगर दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास अगर एक जस्ट एक फंक्शन है और उस फंक्शन में भी फर्दर आपको अगर वो एक्सेस जो है ना एक्स एक्सेस के अबाउट ना कहे, वो कहे अगर वो कहे ना कि अबाउट एक्स एक्सेस फाइंड करें या अबाउट वाई एक्सेस, तो फिर तो ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क की है। अगर वो कहे कि एक्स इज इक्वल टू 2 के अबाउट आपने इस फंक्शन को वॉल्यूम फाइंड करना है और इसकी एक लाइन बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 2 या बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब आप एक और फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया है। ये x इज इक्वल टू 2 भी एक्चुअली एक फंक्शन ही है, नो डाउट इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको भी आप यूटिलाइज करेंगे जी ऑफ एक्स। तो सर ये फिर वॉशर की बन जाएगी या डिस्क की? ये एक्चुअली वाशर आप इसको उस सूरत में वाशर इस तरह की सिचुएशन में वाशर आपके पास इस तरह की बनेगी, यानी एक तो किधर गया जी, मैं इसको अगर अबाउट एक्स एक्सेस की अगर मूव कराएंगे तो जैसे आपके पास मैं अबाउट एक्स एक्सेस कुछ कहता हूँ, जैसे आपके पास ये वाला एक पे है, एक ये सपोज दूसरी लाइन आपके पास ये दे दी जाए, ठीक हो गया जी। तो अब आप इसको रिवॉल्व करेंगे जब इसके अबाउट, इस सिचुएशन में तो ये मूव नहीं करेगी कर्व, इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे अगर इसको, तो इसका मतलब है कि आपको इस पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट होगा ए से इस बी पॉइंट तक मूव करना है। तो इस पॉइंट के अबाउट आपको इसमें इस पॉइंट के अबाउट करेंगे तो वो तो डिस्क की सिचुएशन बनेगी, इसके अबाउट ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसे है कि वो अबाउट एक्स एक्सिस मूव हो रही है, यानी अगर आपको मूव इस एक्सिस के अबाउट करना है, सपोज ये एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू 2 पॉइंट है, तो यही इटसेल्फ आपके पास यही एक्सेस है, तो फिर तो आपके पास ये डिस्क की सिचुएशन बनेगी। लेकिन अगर आपके पास वो मूव हो रहा है एक्सेस के अबाउट और ये एक और कर्व भी साथ, ये एक और कांस्टेंट फंक्शन या एक स्ट्रेट लाइन भी साथ दे दी गई है ये वाली, यानी आप वो मूव हो रहा है अबाउट एक्स एक्सेस के, लेकिन ये भी दरमियान में, तो फिर उसके पास उस केस में आपके पास ये वाला रीजन बनेगा, यानी ये वाशर वाला रीजन ही बन जाएगा आपके पास। यानी यहाँ से इस साइड से इस साइड तक ये जब मूव करेगा, मूव तो अबाउट एक्स एक्सेस ही कर रही है ना ये वाली कर्व इस तरह की, लेकिन आपके पास सेंटर में एक और लाइन भी है कि आपने उस लाइन को भी इन्वॉल्व करना है, तो उस सूरत में आपके पास फिर ये वाली सिचुएशन, आई फील कि ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन इस तरह की सिचुएशन मेरे ख्याल में आएगी नहीं, आपके पास यहाँ पे तो दो ही सिचुएशन आई थिंक बनेंगी,
एक तो सिचुएशन आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगी कि ये दोनों फंक्शंस आ जाएं इस तरह के, या फिर आपके पास ऐसे हो कि ये इटसेल्फ सर कर्व है, ये इसमें शिफ्ट आप वाला होके इस ग्राफ लाइन के कंसिडर ऊपर कर लेना चली y जाएगी, इज ये इक्वल वाली टू स्ट्रेट x लाइन एक लाइन ले लें और उस y इज इक्वल उस टू केस माइनस में एक्स आप स्क्वायर दूसरा फंक्शन ले लें। y इज इक्वल टू x ले लें एक फंक्शन और एक फंक्शन ले लें y इज मतलब इक्वल कौन टू सा माइनस y एक्स इक्वल स्क्वायर। टू y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये इस x केस में हम एक्सिस देख से लेते हैं ना, x और एक्सिस इसमें ये मूव किसके अबाउट कर रहा है, ओरिजिन अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो y इज इक्वल टू माइनस है ना, तो माइनस का मतलब है बिलो ये x इस तरह एक्सिस। से सिचुएशन बनेगी ना, यस y इक्वल स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर है, तो ये इस सिचुएशन में ये वाली सिचुएशन बनेगी। यस सर। तो इस केस में आपके पास ये वाला रीजन बनता है, ये वाला सर अगर इसको रोटेट करेंगे ये तो वो washer रीजन case ही कोई बन खाली जाएगा तो ना। नहीं आ रहा ना, देखें जो हॉलो रीजन आता है वाशर में। वाशर का एक्चुअली जो मेन कंसेप्ट है, आप वो कह रहे हैं कि उसमें एक मेन कंसेप्ट उसका ये है कि आपके पास दो फंक्शंस के दरमियान जो डिफरेंस लेके आप चलते हैं ना, अब वो जो रीजन है मे बी आप इसका 3D वर्जन आप अगर हमें पता चले तो उसमें सही क्लियर हो कि ये जब मूव करेगा ना अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपके पास तो ये मूव ऐसे करेगा, यानी ये इसका मूव करने की सिचुएशन ऐसे होगी, ये इस तरफ भी कर्व इसकी मूव करेगी, इसकी कर्व एक इस तरफ भी मूव करेगी, ठीक है, और इस तरह की कर्व इस तरफ भी इस तरह की शेप बनेगी इसकी, और आई थिंक इस तरह की भी इसकी शेप बनेगी, ये इस तरह की दोनों शेप बनेगी। अब दरमियान में आपके पास एक लाइन ये भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब आप इसको ज़रा इस सिचुएशन को चेक करें तो आपके पास ये वाला रीजन फील्ड रीजन आ रहा है ना, ठीक है। तो इस केस में आपके पास वो एक्चुअली इस तरह का रीजन नहीं बन जाएगा, ये वाला फील्ड रीजन है, ये वाला ये तो इस केस में आपके पास क्योंकि ये मूव तो ये भी आपके पास करेगी ना, y इज इक्वल टू एक्स भी अबाउट एक्स एक्सिस मूव करेगी ना, ये तो कांस्टेंट फिक्स तो नहीं रहेगी। यस सर इसमें क्वेश्चन दोनों में मूव क्या कर गिवन है, रही y हैं। इज इक्वल टू एक्स भी तो मूव कर रही होगी ना, तो जब दोनों मूव करेंगी तो आप इसमें देखें ना कि ये आपके पास ये वाला जो पैच है ये थ्रू आउट ऐसे चलेगा, सर आप तरह इस सर्कल ग्राफ के को केस थोड़ा में। सा ऊपर ले जाएं, अगर 2 पे ले जाएं इस तरह के केस में उसको चलेगा अगर ड्रा करें Right. जो x y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी को थोड़ा सा अपर मूव करा लें। सर 2 माइनस एक्स स्क्वायर आप कर लें। वेट करो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मींस जी सर 2 से स्टार्ट हो जाए। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा फिर ऐसे, और तो सर दूसरी y इज इक्वल टू x ही इस लें। तरह की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सर इसको एक साइड पे ले कर्व लेना, क्या है आपके, हाफ ले लें, यानी कि सिर्फ राइट साइड पे सही ले है, लें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की सिर्फ राइट साइड ले लें। हाफ मीन जी यहाँ से इसको कट कर दें अच्छा y इज इक्वल टू ये वाली इधर और से दूसरी काट y दें, इज इक्वल टू x ले लें। ठीक जी। है, और दूसरी हम ये वाली सर x एक्सिस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कह रहे हैं, ठीक है, और ये मूव किसके अबाउट कर सर रहे हैं, फिर सर 0 से 2 है। ठीक है, और इसकी कोई डोमेन दी होगी कहाँ से कहाँ तक, अच्छा 0 से 2 है, तो ये मेरे ख्याल में 2 वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये इसको सर meet इसका कर रीजन रही होगी फिल x कर देना एक्सिस। जो y एक्सिस के साथ बन रहा है।
ये अबाउट ये मूव कर रहे हैं ना, तो अब आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन जब मूव करेगी, पहले तो हम स्ट्रेट लाइन को चेक कर लेते हैं ना, सॉरी, तो ये जब मूव करेगी तो उस केस में आपके पास इसकी मोशन इस तरह की आएगी ना, ये कौन की तरह की मोशन नहीं होगी इसकी, ये इस तरह की, ठीक है। और ये Yes, आपके sir. पास जब मूव करेगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अबाउट एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो ये अबाउट एक्स एक्सिस सर आप पहले इसको फिल कर लेना रीजन को, इसका मतलब है कि इसका जो ये वाई वाला एक्सिस region के से साथ move दोनों का करेगा। इंटरसेक्शन रीजन इसको फिल कर लें। ये कौन सी जी नहीं, ये वाले इनका हमने अबाउट एक्स एक्सिस मूव Sir. करना है इनका सर क्वेश्चन में फिल्ड रीजन दूसरा इंस्ट्रक्शन रीजन तो ये वाला आएगा ना, ये वाला। सर हम जा सकते हैं अभी? क्या ठीक है सर, थैंक यू। जी जी आप जा सकते हैं, जो जाना चाहे चला जाएगा। सर दूसरी साइड वाला रीजन फील्ड है। अच्छा कौन सा रीजन कह रहे हैं जी? नहीं सर वाई एक्स एक्सिस के अराउंड फिर रिवॉल्व अबाउट कर वाई रही है। एक्सिस नहीं मूव कराएंगे आप? तो सर आप देखें ना कि अगर ये Axis जो is 0 से 2 तक about जिसको आपने revolve करिए। फील्ड किया, ये ये अगर depend करता है ना एम्प्टी कि हो ये जाए आप इसको- तो इस केस में जिस तरह हॉलो रीजन बनता है वॉशर्स के अंदर, उसी तरह का रीजन बन जाएगा ना। वेट करो एक मिनट, एक्स आपके पास यहाँ G2 minus x square दूसरा y। फंक्शन था y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको आप मूव करवाएंगे तो ऑब्वियसली अबाउट एक्स एक्सिस ये मूव करेगा 0 से 2, तो अबाउट एक्स Yes, एक्सिस मूव करेगा तो ये इस तरह की शेप इसकी नहीं बनेगी, ये वाली जी अबाउट एक्स ऐसे ये वाली शेप बनेगी ना। तो जब ये वाली शेप इसकी बनेगी और Yes, sir. ये जो कर्व है ये भी अबाउट एक्स एक्सिस मूव करेगी, तो इसका तो ये जी वाली shape अगर ये बनेगी। शेडेड रीजन बनेगा तो इनका- फिर बाकी वाला इसमें एक्सक्लूड हो shaded जाएगा। region तो ये फिर यही नहीं बनेगा। इसका बाकी वाला तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इन दोनों कर्व्स के बाउंडेड रीजन आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर एरिया bounded कैसे region फाइंड का, होगा इसका? तो फिर ऑब्वियसली यही रहेगा। इसको हम कौन सा केस कंसीडर करेंगे, डिस्क का या वॉशर का? तो इसमें दोनों बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है ना। ऑब्वियसली आपने अगर सपोज इसका सिंपल एरिया फाइंड करेंगे तो वो तो एरिया आपके पास ये सारा आ जाएगा, यानी 0 से 2 तक, तो फिर ये रीजन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये वाला जो छोड़ दिया है। और अगर आप सिंपल इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे जैसे एज अ रेडियस, तो उसमें ये रीजन भी आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने इन दोनों के डिफरेंस Okay, sir. लेके चलेंगे, डिफरेंस लेंगे तो आपको इनके बाउंडेड रीजन मिलेगा। डिफरेंस के बगैर तो बाउंडेड रीजन तो आपको नहीं मिल सकता ना। जब ये नहीं है वो वाला केस बन जाएगा ना, जब आपके पास दो कर्व्स हों तो उनका कहा जाए, ये सपोज अगर वॉल्यूम की ना बात की जाए, सिंपल एरिया की बात की जाए, ये जो पीछे एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको कहा जाए कि दो कर्व्स का बाउंडेड रीजन फाइंड करें, एक कर्व कोई भी दी हो, दूसरी कर्व कोई भी दी हो, तो आप क्या करते थे, उन दोनों कर्व्स का एक्चुअली दरम्यान में डिफरेंस फाइंड करते थे। अब क्योंकि एक कर्व का तो एरिया है, वो तो सारा उसके अंडर द कर्व इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए उनका डिफरेंस लेके आपको उसका बाउंडेड रीजन का एरिया आता है। तो यहाँ पे इन दोनों कर्व्स का जो डिफरेंस है ये आप ओके सर, ओके क्लियर। ठीक है, बात क्लियर है। चलें सर ये और रोटेशन किसी को कितनी कोई है, किस तरह रोटेट होती है कर्व? नीचे तक कोई चलें। अच्छा ऐसे है ना कि अभी मेरे ख्याल में आपने नमाज शाज भी पढ़नी होगी, तो हम नेक्स्ट जो इसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर वॉल्यूम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक होगा। कुछ स्टूडेंट्स में भी मेरे ख्याल में चले भी गए होंगे। सर नेक्स्ट लेक्चर तो नेक्स्ट वीक हफीज़ होगा। रहमान, क्या कह रहे हैं?
हाँ नेक्स्ट वीक ही रख लेते हैं, या आपने अगर Yes, इस वीक sir. लेना है Next week. लेक्चर तो उसको अरेंज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। असल में कल इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम थी, कल हम अगर जी ले सर, मैं लेते इधर तो हूँ। हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। बहरहाल आप इस तरह स्टडी करें ना। हफीज़ुर रहमान इधर ही हो? हाँ हाँ, तो स्टडी करो ना इसको, तो फिर हम नेक्स्ट में ये 6 भी स्टडी कर लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह फर्दर आप जो है ना ठीक है इसको सर, कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक तक आपके 9 लेक्चर तक कंप्लीट हों। ठीक है, टारगेट रखने, जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं सारे ये इस बात का टारगेट रखें कि आपकी जो कंप्लीट हो 9 लेक्चर तक, ताकि हम नेक्स्ट 9 लेक्चर तक इसको कंप्लीट स्टडी कर लें। उसके बाद फर्दर हम इस तरह करेंगे कि अगले मैं अपलोड कर दूंगा वो, फिर नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। तो 9 तक कंप्लीट करें, फिर उसमें कुछ डिस्कशन वगैरह कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको समझ तब भी आएंगी डिस्कशन में, कि जब आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे सर वो तो ऑब्वियसली वो जो इंशाल्लाह आपने समझ में क्वेश्चन आएगा। बताया था थोड़ी चलिए देर ठीक पहले, है उस पे स्टूडेंट्स, सोचना है, वो मैंने नहीं सुना, भूल गया है, वो जी दोबारा जी अगर बिल्कुल बता दें। बिल्कुल। वो मैंने उसके बारे में कहा था कौन का वॉल्यूम ऑफ कौन। जी सर। जिस तरह मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको बताया था ना कि वो किस तरह प्रोसीड होता है इंटीग्रेशन के थ्रू, इस तरह वॉल्यूम ऑफ कौन जो है वो भी आपने फाइंड करना है। उसमें चेक करना है कि आपके वॉल्यूम ऑफ कौन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। उसके अंदर भी इसी तरह की डिस्क बनेगी, लेकिन वो डिस्क वेरिएबल डिस्क होगी। ठीक है। ठीक है ना, तो उसको कर लेंगे। ठीक है ना, ओके। और ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ओके, आप ठीक है। नमाज़ पढ़ें, दुआओं में याद रखें।